नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित अब क्रिसमस डे पर जो उसके नाना जी ने उसे गिफ्ट दिया था वो उसे अनपैक करता है। उसमें वो देखता है कि उसमें एक पजल थी। अब रोहित और अनिका दोनों ही अब उस पजल को सोल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर रोहित के दादाजी के भाई की एक तस्वीर थी। अब उसे देखकर अब अनिका कहती है इसका क्या मतलब है, क्या क्या जो चेहरा हमने देखा था वो सर जी का था या फिर वो कोई और था। इन्हीं सब बातों में अब वो दोनों, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी तो वो सो जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अनिका की नींद जब रोहित की बाहों में खुली तो अब वो अपने सामने रोहित के चेहरे को देखकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब रोहित के गाल पर एक किस करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा। अब अनिका ये कहते हुए ही अनिका अब खुद को रोहित की बाहों से आजाद करती है। जैसे ही वो अनिका अपने बेड से अब वो धीरे धीरे से नीचे उतरती और नीचे उतरने के बाद अब वो वहां पर सबसे पहले अपने डेली रूटीन का काम करती है। वो सबसे पहले कबर्ड के पास जाकर अब अपने कपड़े लेकर सीधा ही वॉशरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पर रोहित मारवा जो कि अभी भी सो ही रहा था तो अचानक से अब यहाँ पर रोहित का फोन बजने लगता है। फोन की रिंग की आवाज को सुनकर अब रोहित की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही अब उसकी आंखें खुलती है तो वो अब अपने फोन को उठाकर देखता है तो इस पर उसे चिराग का कॉल आ रहा था। चिराग के नंबर को देखकर अब रोहित यही सोचता है कि आखिर सुबह सुबह चिराग इतनी सुबह सुबह उसे कॉल क्यों कर रहा है। शायद उसे कुछ काम होगा, इसलिए अब यहाँ पर रोहित अब अपना फोन उठाकर अब वो हेलो कहता है। जैसे ही रोहित ने हेलो कहा तो सामने से उसे अब चिराग की आवाज आती है। चिराग कहता है गुड मॉर्निंग सर एंड हैप्पी न्यू ईयर। चिराग की इस बात पर अब रोहित चिराग को बदले में जवाब देता है हैप्पी न्यू ईयर चिराग एंड गुड मॉर्निंग। तुम और अब्दुल बेंगलोर से कब आए हो? क्या तुम दोनों आ गए हो या अभी भी वहीं हो? अब रोहित की इस बात को पर अब चिराग सामने से जवाब देता है कि सर हम दोनों रात में ही आ गए थे। आज आपका शेड्यूल काफी टाइट है। बैक टू बैक आज आपकी 3 मीटिंग्स हैं और हाँ कल के एग्जाम का भी तो मैनेजमेंट आप देख लेते। इस बात पर अब रोहित कहता है ठीक है मैं आता हूँ, मैं कल के एग्जाम के बारे में भी देखता हूँ और हाँ तुम अभी अब्दुल से कह देना कि आज उसे अनिका और बच्चों के साथ एक बार मल्होत्रा हाउस जाना है। हालांकि मैं जानता हूँ अनिका को किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कह देना कि वो उनके साथ जाए। अब रोहित की इस बात पर अब सामने से चिराग की आवाज आती है ठीक है सर मैं अब्दुल को ये सब बोल दूंगा। कुछ देर तक चिराग से इसी तरह से बातें करने के बाद रोहित अब उसे बाय बोलकर अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे ही रोहित ने यहाँ पर अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट किया तो उसे एहसास होता है कि उन्हें अनिका वापस आकर बस उसे ही देख रही थी। अनिका को खुद की तरफ ऐसे देखकर अब रोहित कहता है क्या हुआ है अनिका, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आखिर मैंने सुबह सुबह ऐसा क्या कर दिया? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा आप चिराग से ही शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? क्योंकि सुबह सुबह उठते ही चिराग से ही बात, क्योंकि आपने अपनी आंखें खोलने के बाद पहले मुझसे तो कोई भी विश नहीं किया। अब अनिका की ये शिकायत सुनते ही अब रोहित अपने बेड से खड़ा होकर अब जल्दी से अनिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब वो अनिका के पास आकर अब अचानक से उसके गालों पर एक किस करता है और किस करते हुए ही कहता है सॉरी अनिका, वो उसका फोन आ गया था इसलिए मुझे उठाना पड़ा। एनीवे गुड मॉर्निंग अनिका एंड हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तुम ऐसे मेरे सामने मत आया करो अनिका, क्योंकि जब भी तुम सुबह सुबह ऐसे शावर लेकर अपने इन खुले बालों में मेरे सामने आती हो तो सच में मैं बता नहीं सकता कि मैं अपने आप पर कंट्रोल खो देता हूँ। उस समय मेरा खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिर
फिर तुम मुझे शिकायत करती रहती हो कि मैं हमेशा ही शरारत के मूड में रहता हूँ। अब तुम ही बताओ अनिका, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो भला अपने आप को कैसे रोके। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका रोहित को एक हल्का सा धक्का देते हुए कहती है, अब जाकर शावर ले लीजिए, इससे पहले कि मैं अपना कोई भी दाव चलूं। अनिका की इनकी ये बात सुनते ही अब रोहित अब अनिका से कहता है, ठीक है, फिर तुम भी आ जाओ ना मेरे साथ, मुझे इसमें एक कंपनी मिल जाएगी। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, कुछ काम इंसान को अकेले ही करने चाहिए और ये काम भी उन्हीं कामों में से है। ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित को पीछे से उसकी कमर से धक्का लगाते हुए बाथरूम में जाने के लिए कहती है और उसे साथ के साथ वो पीछे से पुश भी करती है और कहती है, आप जाइए, मैं कबर्ड से आपके कपड़े निकाल कर देती हूँ। अनिका ने ये कहा ही था कि मैं आपको कपड़े देती हूँ। ये सुनते ही अब रोहित जल्दी से ही बाथरूम में चला जाता है, तो वहीं अनिका भी अब रोहित के कपड़े निकाल कर अब बेड पर रख देती है और उसके बाद अब वो मिरर के सामने आकर रेडी होने लगती है और साथ के साथ रेडी होते हुए अनिका यही सोचती है कि एक बार मैं बच्चों के रूम में जाकर देख लेती हूँ बच्चे तैयार हैं भी या नहीं, क्योंकि अनिका को आज अपने शेड्यूल के अनुसार उसे आज मल्होत्रा हाउस में जाना था और उसे अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा से मिलना था, क्योंकि बच्चे भी अपनी नानी माँ से मिलना चाहते थे। इसलिए अनिका एक बार बच्चों को कंफर्म करना चाहती थी कि वो चलने के लिए भी रेडी हुए हैं या नहीं। ये सब सोचते हुए ही अनिका रेडी होकर, इससे पहले रोहित आता, वो अपने रूम से बाहर निकलकर बच्चों के रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब अनिका यहाँ पर बच्चों के कमरे के सामने होती है तो अब वो बच्चों के कमरे के दरवाजे को नॉक करने लगती है। अनिका ने कुछ ही सेकंड्स के अंतराल में कुछ देर के बाद जब अनिका वहाँ पर सामने से दरवाजा खुला तो सामने से अलेक्जेंडर ने दरवाजे को खोला था। अलेक्जेंडर को सामने दरवाजे पर देखकर अब अनिका उसे गुड मॉर्निंग करती है और साथ के साथ अब वो उसे हैप्पी न्यू ईयर भी विश करती है। अपनी माँ के इस जवाब में अब अलेक्जेंडर भी अनिका को हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और साथ के साथ वो अनिका को गुड मॉर्निंग भी कहता है। अब उसके ये विश करने के बाद अब अनिका अलेक्जेंडर के से कहती है, आप तीनों रेडी हो क्या मल्होत्रा हाउस में जाने के लिए। अपनी मम्मा की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ मम्मा, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं और हाँ देखो ना, मैं तो तैयार हूँ बस, और आर्यन भी, लेकिन रिया भी बाथरूम में है। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है, फिर आप सभी रेडी होकर जल्दी से नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना, क्योंकि हम फिर नीचे डाइनिंग टेबल पर ही मिलते हैं और क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर तुम्हारी नानी माँ से मिलने के लिए मल्होत्रा हाउस जाएंगे, जैसा हमने पहले डिसाइड किया था। अनिका और अलेक्जेंडर यहाँ पर दरवाजे पर भी बात कर रहे थे। तभी अब जब आर्यन ने देखा कि अलेक्जेंडर अभी तक वापस नहीं आया है दरवाजे को खोलकर, तो आर्यन सोचता है भला दरवाजे पर कौन होगा, इसलिए ये देखने के लिए अब तक आर्यन भी वहीं पर ही आ जाता है। और अब अपनी मम्मा और अलेक्जेंडर की बात को सुनकर अब आर्यन कहता है, ओके मम्मा, हम वहीं पर ही आ जाएंगे। यहाँ इधर बच्चों से बात करने के बाद अनिका अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अनिका जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर अपने रूम में जाकर वो देखती है कि रोहित, जो कि जब वो गई थी वहाँ वो नहाने के लिए गया हुआ था, लेकिन अब रोहित पूरी तरह से रेडी हो रहा था और वो अब अपनी बॉडी पर परफ्यूम लगा रहा था। ये देखकर अब अनिका रोहित से कहती है, अगर आप रेडी हैं तो मैं नीचे जाकर ब्रेकफास्ट लगवा देती हूँ। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, हाँ अनिका, मैं तो रेडी हूँ, चलो साथ में ही चलते हैं। ये कहते हुए ही रोहित अब अपनी वॉच पहनकर अब अपनी पॉकेट में अपना वैलेट रखता है और साथ ही अब रुमाल और अपने फ़ोन को लेकर वो कहता है, चलो अनिका, नाउ आई एम रेडी। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ओके मिस्टर मारवा। यहाँ रोहित और अनिका भी नीचे आते हैं। जैसे ही वो नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी आयशा माँ तो पहले से ही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगवा रही थी।
अब वहाँ पर आयशा के पास आने के बाद अब अनिका कहती है, माँ मैं तो आ ही रही थी, आपने क्यों किया? क्योंकि आप अभी रेस्ट करती ना। अब अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, तुम्हारा कल एग्जाम है ना अनिका, तो तुम बस अभी के लिए उस पर फोकस करो। वैसे भी ये सब तो मैं ही करती आ रही हूँ ना, तो तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास इतना वक्त होता ही कहाँ है। आयशा मारवा की इस बात पर अब वहाँ आयुष, जो कि ये सारी बातें सुन रहा था, अब आयुष कहता है, वैसे तो भाभी को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये हमारे बारे में सब कुछ जानती है। क्यों ताई जी, मैंने सही कहा ना? क्योंकि अगर इससे इसकी याददाश्त के बारे में जाना जाए तो इसे कुछ भी पता नहीं है। वैसे आपने ही ने बताया होगा। अब आयुष की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि इस घर में और भी तो लोग हैं और हमारे पुराने सर्वेंट भी हैं। उन्होंने ही ये सब कहा ही था कि तभी अब सभी के कानों में वहाँ पर भूमिका की आवाज़ आती है। भूमिका जो अब इन सब की बातों को सुनकर अब पीछे से कहती है कि हाँ, ये सब मैंने बताया है। क्योंकि आयुष यहाँ पर उसी बात के बारे में बात कर रहा था जब अनिका ने यहाँ पर मारवा हाउस में आने के बाद यहाँ पर देविका, आयुष और इन तीनों चारों से ये कहा था कि वो सब भूली नहीं है, क्योंकि जब वो यहाँ पर इन रोहित के बच्चों की माँ थी, लेकिन अब वो रोहित की पत्नी है। अब इसी बात को लेकर यहाँ पर ये सब बातें कर रहे थे, तभी अब भूमिका की पीछे से आवाज आती है कि मैंने ही अनिका और रोहित को उन सब के बारे में बताया है कि क्या कर, अब बताओ ना, क्या कर लोगे तुम लोग? अब ये कहते हुए ही भूमिका अब आयुष को घूर घूर कर देखने लगती है। तो वहीं आयुष मारवा अब कहता है, भूमिका तुम अब अपनी हद में रहो, क्योंकि अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। आयुष की इस बात पर अब भूमिका कहती है, हद तो तुम अपनी पार कर रहे हो। इससे पहले कि भूमिका और आयुष की बात और भी बढ़ती कि तभी अब वहां पर सुहासिनी मारवा आ जाती है। और सुहासिनी मारवा ने दोनों की इस बहस को सुन लिया था, लेकिन वो फिर भी कहती है, चलो चलो अब सभी नाश्ता करो, क्योंकि सुहासिनी मारवा भी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर बच्चों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव हो। इधर उनके आने के बाद अब सभी एक एक करके अब चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। इधर हेड ऑफ द फैमिली की चेयर पर अब खुद सुहासिनी मारवा बैठती हैं, क्योंकि हमेशा की तरह वो आज भी हेड ऑफ द चेयर पर ही बैठी थी। तो उनके लेफ्ट साइड में इधर रोहित बैठा था और उनके राइट साइड में इधर आर्यन बैठा है। तो वहीं रोहित के बगल में यहाँ पर अनिका और उसके बगल में भूमिका और फिर निकल, और इधर एक एक करके ये सब साथ में बैठ जाते हैं। या अब सुहासिनी मारवा सबके बैठने के बाद कहती है, ओके अब चलो ब्रेकफास्ट शुरू करो। यहाँ पर अब सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो वहीं अनिका अब दादी माँ की तरफ देखती है। अब अनिका को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अब दादी माँ कहती है, अनिका क्या तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? अब दादी माँ की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, दादी माँ मैं आज मल्होत्रा हाउस जाना चाहती हूँ। अनिका की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, जब तुम वहाँ पर जाना ही चाहती हो तो फिर मैं मना करने वाली कौन हूँ? वैसे तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरा बच्चा आर्यन नहीं जाएगा। इस बात पर अब रिया कहती है, क्यों दादी माँ, जब हम सब जा रहे हैं तो आर्यन वहाँ पर क्यों नहीं जाएगा? क्या इसका कोई खास रीजन है? अब रिया की इस बात पर सुहासिनी मारवा कहती है, क्योंकि मेरा बच्चा इतने दिनों के बाद मेरे पास जो आया है वो अब मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आर्यन यहाँ पर मेरे पास ही रहे। क्योंकि सुहासिनी मारवा का तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा आर्यन में ही ज्यादा लगाव था, क्योंकि आर्यन को खुद सुहासिनी मारवा ने रोहित के साथ मिलकर उसकी परवरिश की थी। ये कहते हुए ही दादी माँ अब आर्यन की तरफ देखती है। तो आर्यन भी अब दादी माँ की बात को सुनकर कहता है, बड़ी दादी माँ थोड़ी देर में मैं वहाँ से आ जाऊँगा, क्योंकि मैं भी अपनी नानी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन सब के साथ जाना चाहता हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। अब आर्यन की इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है, ठीक है आर्यन, अगर तुम खुद ही जाना चाहते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी है। अब तुम बड़े हो गए हो, इस बुढ़िया की बात क्यों मानोगे? सुहासिनी मारवा ने ये बात एक हल्के से टोंट में कही थी, क्योंकि वो भी इतने दिनों से बच्चे को मिस कर रही थी।
इसीलिए ही उन्होंने आर्यन को यहाँ पर रुकने के लिए बोला था। लेकिन जब खुद आर्यन की वहाँ पर जाने की परमिशन थी, तो वहाँ पर जाने की इच्छा थी, तो अब सुहासिनी मारवा उसे अब रोक नहीं पा रही थी। इधर दादी माँ की ये बात सुनते ही इधर इससे पहले कि रोहित कुछ भी कहता कि तब अनिका ने अपने हाथ को रोहित के हाथ पर रखकर अब रोहित को कुछ भी रिएक्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि यहाँ पर रोहित उनके लिए कुछ भी बोले। या अनिका भी यही सोच रही थी कि उसके तीनों ही बच्चों से सभी बराबर ही प्यार करते हैं, लेकिन जब उस प्यार को शो करना होता है तो दादी माँ आर्यन को सबसे ऊपर रखती हैं, तो वहीं करण पापा रिया को, और यहाँ किंग वो तो अलेक्जेंडर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अनिका भी यही इन सब तीनों ही चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी अब उसकी नजर अब आयशा मारवा पर जाती है। अब आयशा माँ को देखकर अब अनिका कहती है, चलो अच्छा है कि मेरी दोनों माएँ मेरे तीनों ही बच्चों से एक जैसा ही प्यार करती हैं, क्योंकि अनिका भी यही सब सोचती थी। यहाँ अब तक सभी ने ही अब अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया था, तो वहीं अनिका भी तीनों ही बच्चों को कहती हैं कि लेट्स गो नाउ, वी हैव टू गो। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब तीनों ही बच्चे अब हमें अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि तीनों ही बच्चे अपनी दादी माँ से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। इसलिए अनिका अब तीनों ही बच्चों के साथ मारवा हाउस से बाहर निकल कर जाने लगती है। तो वहीं सनी और प्रीति अभी ओमकार से मिलने के लिए इधर गुलेरिया हाउस की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ एक तरफ ये दोनों मारवा गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं, तो यहाँ रोहित अब बच्चों और अनिका के जाने के बाद अब अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद अब वो यहाँ पर फिजिकली अपने ऑफिस में सारी मीटिंग्स को अटेंड करने वाला था। आखिर उसके पीछे से ऑफिस में क्या कुछ हो रहा था। अब जैसे ही वो वहाँ पर जा रहा था कि तभी अब उसे धीरज की आवाज़ आती है। धीरज कहता है, अगर तुम ऑफिस जा रहे हो रोहित, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। धीरज की इस बात को सुनकर अब रोहित पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, ठीक है चलो, अगर तुम जाना ही चाहते हो। तो यहाँ पर अब रोहित और धीरज ये दोनों ही अभी ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं सुहासिनी मारवा अब आयशा मारवा से कहती है, तुम आयशा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है कि जी माँ जी चलिए। यहाँ पर आयशा मारवा अब सुहासिनी मारवा के साथ उसके कमरे की तरफ जाने लगती है। तो वहीं भूमिका और निखिल ये दोनों भी आज अपने स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद ये भी आज दोनों ही हेडक्वार्टर जा रहे थे। यहाँ आयुष से अब बार बार अपने पापा को ही फ़ोन लगा रहा था, लेकिन बार बार उसका फ़ोन सामने से डिस्कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि अब तक जब से वो लोग यहाँ से उसकी ताई जी को लेकर गए थे तब से उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। ये देखकर अब आयुष मारवा सोचता है कि आखिर पेरिस में क्या हुआ होगा जो अब ना मेरे ताऊ जी फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही पापा। यहाँ आयुष अब अपने ही ख्यालों में था, क्योंकि उसे अपने ताऊ जी और अपने पापा को लेकर बहुत ही चिंता हो रही थी। कि तो वहीं दूसरी तरफ इधर अब्दुल के साथ अनीका और बच्चे मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं। सभी यहाँ पर अपने अपने काम में लग गए थे। तो वहीं सनी और प्रीति के साथ भी यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड उनकी सेफ्टी के लिए गए हुए थे, क्योंकि भले ही सब लोग अपने अपने काम में थे, लेकिन सबके साथ उनकी सिक्योरिटी साथ में थी। यहाँ रोहित और धीरज भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाते हैं। तो यहाँ निखिल भूमिका से कहता है, क्या तुम्हारा भाई तुमसे प्यार नहीं करता है क्या? अब निखिल ने ये बात कही ही थी कि तभी भूमिका निखिल की तरफ अब घूर कर देखती है। अब भूमिका को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर अब निखिल कहता है, अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, क्योंकि तुम खुद ही देखो ना। अब निखिल ने इतना ही कहा था कि अब भूमिका कहती है, जरा पीछे देखो, अंडर कवर सिक्योरिटी गार्ड हमारे पीछे भी हैं। क्योंकि निखिल ये तो जानता था कि घर से बाहर जो जितने भी लोग गए थे उन सब के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड गए थे, लेकिन निखिल को ये नहीं पता था कि उनके पीछे भी गार्ड हैं। इसलिए उसने बस भूमिका को जेलस फील कराने के लिए ये सब कहा था। लेकिन ये कहते हुए ही भूमिका अब अपनी गाड़ी को स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस की तरफ लेकर जाने लगती है। वही निखिल ने जब उन गार्ड को देखा तो उसका तो मुंह आंखें फटी की फटी रह गई। तो इधर वहीं दूसरी तरफ इधर गुलेरिया हाउस में
पिंकी अब अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं अब अपने रूम में नहीं सोऊंगी। अब पिंकी की इस बात पर अब श्रेया कहती है, क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों आप अब क्या हुआ है अब आपको? अब तो आपका रूम और भी ज़्यादा प्रीटी हो गया है ना, तो फिर अब आप अपने रूम में सोने से मना और रहने से मना क्यों कर रही हो? इधर अब यहाँ पर श्रेया की इस बात पर अब पिंकी कहती है, हाँ मम्मा रूम तो अच्छा है, बट वहाँ पर 3 बेड हैं और मुझे रिया और लतिका की याद आती है। अब ये सुनते ही अब श्रेया को याद आया कि पेरिस के आखिरी दिनों में तो रिया और पिंकी एक साथ ही बेड शेयर करते थे, और यहाँ पर भी सिद्धार्थ भैया ने पिंकी के रूम को रिनोवेट कराया है और 2 रूम को एक रूम बना दिया गया है। और रिया और लतिका की भी वहाँ पर फोटो है, तो जाहिर सी बात है कि पिंकी को तो उनकी याद आएगी ही आएगी, क्योंकि कहने को तो वो बच्ची ही थी और इतने समय से जब वो लास्ट में उनके साथ रह रही थी तो अब उनके साथ लगाव कुछ और भी ज़्यादा हो गया था। इतने बड़े से रूम में ये अकेली कैसे रहेगी, श्रेया भी ये अच्छे से समझ पा रही थी। यहाँ श्रेया भी यही सोच रही थी कि तभी अब पिंकी फिर से कहती है, चलिए मम्मा हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। अब पिंकी की इस बात पर श्रेया कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। यहाँ अपने रूम से सभी टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ आकाश गुलेरिया अब अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करता है, तो वहीं श्रेया आप कहती है, आकाश एक बार ब्रेकफास्ट फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आप अपना फ़ोन देख लेना, क्योंकि आकाश ये तो तुम भी जानते हो ना कि हमें खाना खाते टाइम किसी भी चीज़ में अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। श्रेया की इस बात पर अब आकाश कहता है, हाँ मैं बस कर ही रहा हूँ। वैसे पिंकी और यश रेडी हो गए हैं क्या स्कूल जाने के लिए? अब आकाश की इस बात पर अब श्रेया कहती है, हाँ वो दोनों तो रेडी हो गए हैं, बस शारदा आंटी उन्हें स्कूल छोड़ने ही जा रही है। यहाँ पर इधर पिंकी और यश भी अभी अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश कर लेते हैं, तो शारदा अब उन्हें ड्राइवर के साथ स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है। शारदा की इस बात को सुनकर अब दोनों ही बच्चे पूरी तरह से रेडी थे और वो जल्दी से अब अपने अपने बैग को उठाते हैं। तो वहीं अब जब वो बच्चे अपना अपना बैग लेकर आते हैं तो शारदा दोनों ही बच्चों से उनका बैग ले लेती हैं। इधर अब पिंकी और यश दोनों ही यहाँ पर पूरे ही गुलेरिया फैमिली में जितने भी मेंबर यहाँ पर डाइनिंग टेबल थे उनको ही अब सी ऑफ करते हैं। वहीं आकाश गुलेरिया अभी गुलेरिया हाउस के अब हेड ऑफिस की तरफ जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी सब लोग अब वापस इंडिया में आने के बाद अब अपने डेली रूटीन के हिसाब से जैसे वो पहले अपना काम करते थे वैसे अब अपना काम संभालते हैं। और इधर जब वो आकाश अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है और अब वो ओमकार से कहता है कि तुम चल रहे हो क्या? अब आकाश की इस बात पर अब ओमकार कहता है, आकाश भैया आज मैं नहीं आ रहा हूँ। वो क्या है ना कि वो प्रीति और सनी दोनों ही मिलने के लिए आ रहे हैं। अब ओमकार की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आकाश कहता है, अच्छा तो अब अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो तुम क्या अब यहाँ पर काम में मेरी हेल्प नहीं करोगे? अब आकाश की इस बात को सुनकर अब ओमकार कहता है, अरे नहीं भैया ये क्या बात कर रहे हो, मैं भला क्यों नहीं करूँगा। वो दरअसल क्या है ना कि वो मुक्ता सनी से नाराज है, तो बस उसे ही मनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब ओमकार की ये बात सुनते ही अब जहाँ पर आकाश उनकी बातों को समझ रहा था वहीं जो राजलक्ष्मी जो कि ये सब सुन रही थी, अब राजलक्ष्मी कहती है, क्या बात है, इट्स अ ग्रेट आइडिया। चलो कोई तो किसी से रूठा है और सामने वाला उसे मनाने के एफर्ट भी कर रहा है। अब राजलक्ष्मी ने ये बात मयूर पर टोंट कसते हुए कही थी। अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब मयूर गुलेरिया जो कि राजलक्ष्मी के इस टोंट को अच्छी तरह से समझ रहा था, अब वो वहाँ पर बैठा हुआ कहता है, ये क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें कभी मनाता नहीं हूँ क्या सच में राजलक्ष्मी तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मैं तुम्हें मनाने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं डालता? तुम्हें मेरी मेहनत कभी दिखती ही नहीं है। मयूर की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। कल मेरा एग्जाम है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। यहाँ पर सभी अब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो वहीं अब करण गुलेरिया इधर दरवाजे की तरफ ही देखकर यही सोच रहे थे कि अब तक तो इंटीरियर डिजाइनर और वार्डरोब डिजाइनर को आ जाना चाहिए था।
क्योंकि करण गुलेरिया भी यहाँ पर सारा सब कुछ अपनी और स्वाति की पसंद से कराना चाहते थे। वो बस सबसे पहले आज इसी काम को शुरू करना चाहते थे और अब उनसे उनका वेट नहीं हो रहा था। और वो बस यही सोचते हैं कि जब उन्होंने उन्हें कॉल कर दिया था तो वो अब तक क्यों नहीं आए हैं, उन्हें तो अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। यहाँ करण गुलेरिया भी यही सोच रहे थे कि तभी अब सामने से गुलेरिया हाउस के वार्डरोब डिजाइनर अब सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। वो अब सीधा ही करण गुलेरिया के पास आकर कहते हैं, हेलो सर, आपने याद किया? वैसे मैंने लास्ट वीक ही आकर फीमेल्स वार्डरोब चेंज करवा दिया है। अब उसकी इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम मुझे बस डिजाइन दिखाओ। अब ये करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही जब उस डिजाइनर ने देखा कि वो उसकी किसी भी बात में अब इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस डिजाइन देखना चाहते हैं, तो अब वो भी ज़्यादा बात ना करते हुए वो डिजाइनर अब अपने साथ लाए हुए कैटलॉग्स को अब करण गुलेरिया को दे देता है। यहाँ करण गुलेरिया अब उसके दिए हुए इन कैटलॉग्स को एक एक डिजाइन को अच्छी तरह से देख रहे थे। यहाँ अब एक से बढ़कर एक डिजाइन थी, लेकिन करण गुलेरिया के मन में तो बस अनिका की ही साड़ियाँ ही बस गई थी और उन्हें और जो वो यहाँ पर इन सब डिजाइन्स में देखने की कोशिश कर रहे थे, वो कोई भी डिजाइन, वो कोई भी साड़ी इन सब में मिल ही नहीं रही थी। अब वो अपना फ़ोन निकाल कर अब सीधा ही अनिका की फ़ोटोज़ को अब अपने फ़ोन में अनिका की साड़ियों में जितनी भी फ़ोटोज़ थी अब उनको निकालते हैं, जिसमें और अब वो उन फोटोज़ को अब उस डिज़ाइनर को दिखाते हुए कहते हैं, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए, क्योंकि आपके पास जो ये सब कुछ है ये मुझे पसंद नहीं है। अब उन जैसे ही उस डिज़ाइनर ने इन सारी ही साड़ियों को देखा तो उन साड़ियों को देखकर वो डिज़ाइनर कहता है, सर ये सारी ही साड़ियाँ सिर्फ एक ही बनी है। मेरा मतलब है कि इसका एक ही पीस बनता है। इनफैक्ट इनका ना तो कोई कॉपी होती है। मैं उस डिजाइनर को जानता हूँ जो ये पीस बनाता है। वैसे कुछ डिजाइन्स तो रोहित मारवा खुद ही सेलेक्ट करते हैं। अब उस डिजाइनर की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या तुम मुझे उस डिजाइनर से मिलवा सकते हो, क्योंकि मुझे भी उस डिजाइनर से मिलना है। इस बात पर अब वो डिजाइनर कहता है, श्योर सर, वैसे मिस्टर रोहित मारवा ने अभी रिसेंट एक गाउन का ऑर्डर भी दिया है। वैसे हमें अलाउ नहीं होता है कि किसी और की बात हम किसी और से कहें, बट आई नो ही इज योर सन इन लॉ, तो मैंने आपको ये बता दिया। वैसे सर एक बात तो है कि मिस्टर रोहित मारवा की पसंद को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो हर एक डिज़ाइन इतनी अच्छी तरह से खुद निकाल कर जो अपने अकॉर्डिंग तैयार कराते हैं, इसलिए उसकी पसंद की तो हम खुद भी इतनी तारीफ करते हैं। अब उस डिज़ाइनर की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ज़रा बताना मुझे कि कैसा गाउन डिज़ाइन करवाया है रोहित मारवा ने, मुझे भी तो पता चले, क्योंकि करण गुलेरिया भी यहाँ पर सेम वैसा ही गाउन शायद स्वाति के लिए भी डिज़ाइन करवाना चाहते थे। अब इस बात पर अब वो डिजाइनर कहता है, सर वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी मैं वो बता नहीं सकता, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप खुद ही उस गाउन को एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, मैं आपके फ़ोन पर अब कुछ और डिज़ाइन सेंड कर दूंगा, अगर आपको उनमें से कोई भी डिज़ाइन पसंद आए तो। यहाँ अब कुछ देर तक ऐसे ही बात करने के बाद वो डिजाइनर अभी गुलेरिया हाउस से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसके द्वारा जो भी डिजाइन वो अपने साथ लेकर आया था उनमें से करण गुलेरिया को कोई भी डिजाइन सब पसंद नहीं आता है। इधर उसके जाने के बाद अब करण गुलेरिया के दिमाग में अब यही सब चल रहा था कि आखिर वो कैसे अनिका से पहले उस डिजाइन को देख सकता है, क्योंकि अब करण गुलेरिया ये जानते थे कि अगर अनिका ने उस गाउन को कैरी किया तो फिर स्वाति मल्होत्रा फिर से यहाँ पर रोहित की तारीफ करेगी, इसलिए बस वो झट से पहले उस गाउन को देखना चाहते थे। जहाँ करण गुलेरिया के दिमाग में ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में कविन आलिशा भी हेड सर्वेंट से कहती है, आप जाइए जाकर मामा जी को बुला दीजिए। उन्होंने हमसे कहा था कि वो राजमहल के ड्रेस डिजाइनर से मिलना चाहते थे। अब ये सुनते ही हेड सर्वेंट से कहता है, रानी साहिबा हम उन्हें बुला कर लाते हैं। यहाँ कविन आलिशा भी उसे
अब यहाँ पर उस डिजाइनर से कहती है कि प्लीज आप अभी बैठिए, वो बस आते ही होंगे। या वो डिजाइनर कविनालिशा की बात को सुनकर वहां पर साइड में एक सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं कि तभी अब वहां पर वो सर्वेंट अभी धनंजय पीरामल को बुलाकर ले जाते हैं और उनके साथ साथ अब धनंजय पीरामल भी आ जाते हैं। और जैसे ही धनंजय पीरामल अब वहां पर आते हैं तो अब यहाँ पर कविनालिशा उन्हें बता देती है कि मामा जी ये यहाँ के वार्डरोब डिजाइनर हैं, तो प्लीज आप एक बार इनसे मिल लीजिए, क्योंकि आपकी इच्छा थी ना इनसे मिलने की। इसलिए अब वो उस डिजाइनर से अब कहते हैं क्या क्या रोहित मारवा के कहने से तुम उसकी वाइफ के लिए साड़ियाँ डिजाइन करते हो क्या। अब धनंजय पीरामल की इस बात पर वो डिजाइनर अपनी रानी साहिबा को देखता है। तो यहाँ अब कविनालिशा भी अब धनंजय पीरामल के इस सवाल पर एकदम से ही हैरान हो जाती हैं कि आखिर वो इस डिजाइनर से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि रोहित यानी कि किंग उनसे वो साड़ियाँ डिजाइन करवाते हैं या नहीं। और वो कहती है हाँ मामा जी यही बनाते हैं, क्योंकि इससे पहले कि वो डिजाइनर कोई भी जवाब देता उससे पहले ही अब कविनालिशा ने उसकी तरफ से जवाब दे दिया था। अब कविनालिशा कहती है कि ये वो सारी चीजें बनाते तो हैं लेकिन सारी साड़ियाँ नहीं बनाई हैं, बस कुछ ही साड़ियाँ बनाई हैं। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं मुझे आप अपनी बेस्ट डिजाइन दिखाएंगे क्या।